यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन। तो हम अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमें जो काम करना है वो ये है कि हमें वेरीफाई OTP बनाना है। वेरीफाई OTP की API बनानी है। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन वॉइस क्वालिटी बहुत ही ख़राब होने की वजह से मुझे फिर से इसे रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर सबसे पहले फंक्शंस को डिलीट करते हैं ताकि हम इनको फिर से बना सकें। तो यूज़र रूट, ओके, तो यूज़र रूट में वेरीफाई OTP को बनाना है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। index.js के अंदर स्ट्राइप ब्लॉक के अंदर हम बनाएंगे अपना वेरीफाई OTP का API। तो सबसे पहले हम रूट बना लेते हैं। तो पहले हम कंट्रोल लाइन बनाते हैं। तो अगर हमें यूज़र को वेरीफाई करवाना है तो सबसे पहले हमें यूज़र से लेना पड़ेगा गेट ईमेल एंड OTP फॉर फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र से हमें ईमेल एंड OTP लेना पड़ेगा, जो कि हमें मिलेगा request.body में। अब ईमेल और OTP मिलने के बाद सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली वो यूज़र एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो सेकेंड एंड पहले ये चेक करने से पहले कि यूज़र एग्जिस्ट और नॉट चेक, इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट काम कर लेते हैं कि नॉट ऑफ ईमेल या फिर नॉट ऑफ OTP कोई भी फील्ड अगर मिसिंग है जो कि यूज़र ने नहीं दिया है, तो बेसिकली हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ेगा 200.send सक्सेस फॉल्स एंड मैसेज हो जाएगा हमारे पास ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सिंपल। अब ये हमने चेक कर लिया, तो मतलब अब इस लाइन के बाद जब हम यहाँ पे चेक करेंगे यूज़र को, तो ये तो गारंटीड होगा कि हमारे पास ईमेल एंड OTP दोनों ही हमारे पास है। अब चेक करते हैं हम कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये चेक करना बहुत ही सिंपल है। तो लेट इट इक्वल्स टू अवेट एंड यूज़र मॉडल डॉट फाइंड अंडरस्कोर ID नहीं, यहाँ पे हमें ईमेल से चेक करना है। तो इसलिए ईमेल इज इक्वल्स टू कॉलम ईमेल, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये जब भी डेटा आएगा, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो ये अरे होगा बेसिकली। तो अरे होगा, तो अरे के अंदर एक डॉक्यूमेंट होगा। अगर यूज़र मिल जाता है, तो अगर यूज़र हमें मिलता है तो जो अरे होगा उसका लेंथ एक से तो ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए एक डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। तो हम यही मैसेज कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम बोल देंगे 404 यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड मीन्स इस ईमेल से हमारे पास कोई यूज़र एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास यूज़र तो होगा ही। अगर हम लाइन नंबर 29 तक आ जाते हैं, अगर हमारे कोड का एग्जीक्यूशन यहाँ तक पहुँचता है, इसका मतलब हमारे पास यूज़र है और यूज़र एग्जिस्ट करता है। अब अगर यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे बाय द वे वेरीफाई OTP है, तो कंफ्यूजन ना हो कोई, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरीफाई OTP। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अब यूज़र तो एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब यूज़र पहले से ही वेरीफाइड हो और वो फिर से खुद को वेरीफाई करना चाहता हो, ऐसे ही कुछ भी मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई यूज़र अगर हमारे डेटा पे या फिर हमारी वेबसाइट को मतलब हार्म करना चाहता हो तो वो ऐसा कर सकता है। तो इसलिए हम उसका भी चेकिंग कर लेते हैं कि डेटा डॉट डेटा 0, मतलब अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें अगर इस वेरीफाइड है, अगर ये ट्रू है, अगर ये पहले से ही ट्रू है,
तो हम एक एरर दे देंगे सक्सेस फॉल्स और बोलेंगे यूज़र ऑलरेडी वेरीफाइड। यूज़र पहले से ही वेरीफाइड है तो हमें उसे फिर से वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसा मैसेज दे सकते हैं और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब अगर हम लाइन नंबर 33 तक पहुँचते हैं, अगर हमारे कोड का एग्जीक्यूशन यहाँ तक पहुँच जाता है, इसका मतलब हमारे पास अभी तक यूज़र है और साथ ही साथ यूज़र वेरीफाइड नहीं है, यूज़र वेरीफाइड नहीं है। तो अब अगर यूज़र वेरीफाइड नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें बस चेक करना है कि क्या यूज़र ने जो OTP दिया है, तो चेक यूज़र एग्जिस्ट और नॉट। नाउ थर्ड check if the given OTP if OTP matches with the OTP in the database। तो हमें ये चेक करना है कि क्या OTP मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं if the given OTP, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वल्स टू डेटा 0 डॉट वेरिफिकेशन कोड। तो हम चेक करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, तो आप क्या करो, एक एरर दे दो कि इनवैलिड OTP, ऐसा हमें एरर दे देंगे। अब अगर हम इसके बाद आते हैं, यानी कि लाइन नंबर 39 तक अगर हम पहुँच जाते हैं, हमारे कोड का एग्जीक्यूशन अगर वहाँ तक पहुँचता है, तो इसका मतलब है कि OTP तो मैच कर गया, मतलब हमारे पास यूज़र है, यूज़र वेरीफाइड नहीं है और यूज़र का जो OTP है वो भी मैच कर रहा है। अब OTP मैच करना तो ठीक है, बट अब हमें ये चेक करना पड़ेगा इफ़ OTP इज़ वैलिड और नॉट। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि OTP वैलिड है या नहीं। अब वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, तो बेसिकली यूज़र को जब हम रजिस्ट्रेशन करवाएं, जब यूज़र साइन अप कर रहे हैं, तो हम उसको एक OTP भेज रहे हैं जो कि 5 मिनट तक वैलिड रहने वाला है। तो अगर उस यूज़र ने 5 मिनट से पहले OTP दे के वेरीफाई खुद को करवा रहा है, मतलब वो बेसिकली जो OTP है वो एक्सपायर नहीं हुई है, OTP वैलिड है। और अगर OTP 5 मिनट के बाद डालता है तो वो OTP क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो इफ़ OTP इज़ एक्सपायर्ड, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, इफ़ OTP इज़ एक्सपायर्ड और नॉट। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो इसके हम क्या करेंगे, इफ़ OTP एक्सपायरी, तो इफ़ डेटा 0 डॉट वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी इज़ लेस देन डेट डॉट नाउ। अब यहाँ पे अगर इस पार्ट में आप लोग को कन्फ्यूज़न है तो एक बार मुझे बस कमेंट कर देना और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस डाउट को ले लूँगा। बट आई थिंक ये डाउट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक क्लियर हैं तो ये डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोल देंगे कि OTP इज़ एक्सपायर्ड। अब ये सब कुछ होने के बाद एट 5th स्टेप हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल, मतलब वेरीफाई द यूज़र। तो वेरीफाई द यूज़र, इसका क्या मतलब है कि अब क्योंकि हम यूज़र की सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हुई, मतलब हमारे पास यूज़र भी है वेरीफाई करते टाइम, जो यूज़र अब खुद को वेरीफाई करवाना चाहता है वो यूज़र हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, वो पहले से वेरीफाइड नहीं है और साथ ही साथ उसने जो OTP दिया है वो हमारे डेटाबेस के OTP के साथ मैच भी करता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू अपडेट द यूज़र। क्या क्या अपडेट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल OTP मीन्स वेरिफिकेशन कोड जो कि स्ट्रिंग है तो हम इसे एम्प्टी बना सकते हैं। एंड देन वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी। ये एग्जैक्ट फील्ड का नाम नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए।
इसको हम क्योंकि डेट टाइप का है तो इसे हम नल कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ वेरीफाइड, इसे ट्रू कर सकते हैं। तो इतना काम हमें करना है। तो सिंपली लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट अपडेट, क्योंकि हमें यूज़र को अपडेट करना है। ईमेल मतलब जो गिवन ईमेल है उस ईमेल से जो यूज़र हमें मिलेगा डेटाबेस में उसे हमें अपडेट करना है। और किस तरह से अपडेट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन कोड उसे आप कर दो एम्प्टी, देन वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी उसको आप कर दो नल, देन इज़ वेरीफाइड तो आना चाहिए इज़ वेरीफाइड, इसको आप कर दो ट्रू। अब अगर डेटा मिलता है तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। सबसे पहले तो हमारा स्टेटस को हो जाएगा 200 सक्सेस ट्रू, और मैसेज हम बोल देंगे वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसमें मिस्टेक हो सकती है, वो आप संभाल लें। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा पूरा का पूरा जो वेरीफाई ओटीपी का बेसिकली वेरीफाई ओटीपी का जो एपीआई है वो हमारा बन गया है। ओके, तो अभी तक हमारा वेरीफाई ओटीपी का जो एपीआई है वो हमने बना लिया। एक बार फिर से हम इसका फ्लो देख लेते हैं, क्योंकि आप कभी भी अगर बैकएंड बना रहे हैं तो उसका फ्लो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेरीफाई ओटीपी में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यूज़र का ईमेल और ओटीपी ले रहे हैं। ठीक है, अब ईमेल एंड ओटीपी आने के बाद सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यूज़र हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो इसके लिए हमने चेक किया सेकंड स्टेप में कि क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें चेक करनी है कि जो ईमेल एंड ओटीपी हमें चाहिए यूज़र से, क्या वो यूज़र दे भी रहा है या नहीं। तो इफ़ नॉट ऑफ, इसलिए हमने चेक किया कि यहाँ पे अगर ईमेल या फिर ओटीपी दोनों में से अगर कोई भी फील्ड मिसिंग है तो बेसिकली हम एक एरर मैसेज दे रहे हैं। देन हमने चेक किया कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एक मैसेज दे देंगे कि यूज़र नहीं एग्जिस्ट करता, यूज़र नॉट फाउंड। एंड अगर हमारे पास यूज़र है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र पहले से वेरीफाइड है। तो अगर यूज़र पहले से वेरीफाइड है तो हम सिंपली बोल देंगे कि यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड। और अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ पे अब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ओटीपी मैच करता भी है डेटाबेस में जो स्टोर्ड ओटीपी है उससे। तो हमने वो चेक किया थर्ड स्टेप में। अगर ओटीपी मैच नहीं करता है तो हम इनवैलिड ओटीपी ऐसा एरर मैसेज राइज कर रहे हैं। और अगर ओटीपी मैच कर जाता है तो हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं और अब ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो ओटीपी वैलिड है, क्या वो ओटीपी 5 मिनट से ज़्यादा का तो नहीं है। क्योंकि अगर उस ओटीपी को सेंड किए हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो वो बेसिकली ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेप 4 में वो मैसेज दे रहे हैं, और स्टेप 5 में क्योंकि अब सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, अब यूज़र को हमें वेरीफाई करवाना है एक्चुअली में। तो यूज़र को वेरीफाई करवाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन कोड, जो कि पहले कुछ ना कुछ वैल्यू थी उसमें, तो उसे हमें एम्प्टी करना है। देन वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर, उसको नल करना है। एंड देन इस वेरीफाइड को ट्रू करना है। और तो अगर हम चाहें तो वेरिफिकेशन कोड और वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर्स इनको डिलीट भी कर सकते हैं, बट आई थिंक यही सही होगा। तो इस तरह से हमें पूरा अपना फ्लो समझा है वेरीफाई ओटीपी का। तो एक बार इसको अभी इसको टेस्ट तो नहीं कर सकते यहाँ पे फ़िलहाल, क्योंकि हमें फिर साइन अप करना पड़ेगा और बेसिकली ईमेल सेंड करना पड़ेगा। तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं क्या, तो हम इसको डायरेक्टली फ्रंटेड में ही चेक करेंगे। ऑल तो ये सही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो मुझे इतना तो गारंटेड है कि ये फ्लो सही है और ये कोड भी सही है। तो हम इसको फ्रंटेड में ही जब हम अपना फ्रंटेड बनाएंगे फुल प्रोजेक्ट तो वहीं पे हम टेस्ट कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम इसे कॉपी करते हैं और हमारे कंट्रोलर में लेके चलते हैं। तो यहाँ
पे हमारा यूज़र कंट्रोलर और यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स वेरीफाई ओटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई के तो ट्राई कैच पूरा करना चाहिए कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हमने किया ये कॉपी पेस्ट एंड यूज़र कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है और बाकी यहाँ पे एररिंग साइन अप नहीं एररिंग वेरीफाई ओटीपी और यहाँ पे एक इंटरनल सर्वर एरर का भी मैसेज रेज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये किया कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट और ये तो हमारा अभी तक हमने साइनअप का एपीआई बना लिया है, वेरीफाई ओटीपी का एपीआई बना लिया है और अब इस पूरे पार्ट को हम गिटहब पे पुश भी कर देते हैं। तो गिट एंड डॉट गिट कमिट -n वेरीफाई ओटीपी वेरीफाई ओटीपी API created git push origin main। ओके तो अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं इसको बाद में भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम चलते हैं हमारे लॉगिन की API पे। तो अब हमें हमारी लॉगिन की API बनानी है। तो लॉगिन की API बनाने के लिए और उससे पहले हम हमारे रूट के अंदर यूजर काउंटर डॉट पोस्ट यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का कंट्रोल हो जाएगा। तो सिंपली हमने वेरीफाई ओटीपी के लिए भी एक रूट बना दिया है और यहाँ पे लॉगिन के लिए बना सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन का ही फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हम हमारा लॉगिन का कंट्रोल सेटअप करते हैं। इसको करते हैं डिलीट कम्प्लीटली एंड अब यहाँ पे हमारे लॉगिन के कंट्रोल को सेटअप करते हैं। अब लॉगिन अभी तक हमने जितनी भी एपीआई बनाई साइन अप और वेरीफाई ओटीपी उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है लॉगिन का एपीआई। रीजन बिंग ऑल्दो यहाँ पे हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही लेना है यूज़र से और हमें जस्ट चेक करना कि पासवर्ड अगर करेक्ट है तो बेसिकली यूज़र को हम लॉगिन करवा सकते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली यहीं पे हमारा मेन काम शुरू होता है क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले टोकन जनरेट करना पड़ेगा, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और उनको कुकीज़ में सेंड करना पड़ेगा। तो उसका भी फ्लो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम .env में चलते हैं और यहाँ पे एक्सेस टोकन सीक्रेट जो कि हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि हमें ये टोकन JWT टोकन जनरेट करने में इसकी ज़रूरत हमें पड़ने ही वाली है। एंड देन रिफ्रेश टोकन रिफ्रेश टोकन सीक्रेट और यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा सीक्रेट बना सकते हैं। इसका कोई रूल तो नहीं है बट अगेन इस वीडियो के बाद मैं ये दोनों ही सीक्रेट चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन कंट्रोलर का फ्लो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम द यूज़र इन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। email password is equals to request dot body। Second thing, check missing value। तो if not of email या फिर not of password रिटर्न कर दो response dot status 200। अब यहाँ पे आप
आप कोई एरर भी राइज कर सकते हो, मतलब 400 ऐसा भी कोई स्टेटस कोड दे सकते हो। बट क्योंकि मैं इसे एरर में नहीं ले जाना चाहता, मैं इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर, क्योंकि अगर फ्रंट एंड में जब हम इस API को कॉल करेंगे तो ये अगर हमने कोई 400 के बाद का एरर दिया तो एरर मैसेज होता है, तो कैच के अंदर आएगा, और मैं इसे ट्राई के अंदर ही हैंडल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे बेसिकली सक्सेस का ही स्टेटस कोड दे रहा हूँ। सक्सेस फॉल्स एंड मैसेज ऑल fields are required। देन अब हमें क्या करना है, मिसिंग वैल्यू चेक कर लिया, ईमेल एंड पासवर्ड हमारे पास है, यानी कि अगर हम लाइन नंबर 26 तक आते हैं, अगर हमारे कोड का एग्जीक्यूशन वहाँ तक पहुँचता है तो हमारे पास अब ईमेल और पासवर्ड तो है ही यूज़र का। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इस ईमेल से यूज़र एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो फर्स्ट check if the user with this email exists in our database or not। तो चेक करना बहुत ही सिंपल है, let data is equals to await user model dot find user model dot find और email। तो if data dot length is equals to 0, मतलब हमें यूज़र नहीं मिला, ओवरऑल हमें यूज़र नहीं मिला, क्योंकि डेटा डॉट लेंथ डेटा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो हमें कोई यूज़र नहीं मिला। इसका मतलब यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड। और फिर हम बोल सकते हैं प्लीज़ क्रिएट एन अकाउंट एटसेट्रा। तो यूज़र नॉट फाउंड इसलिए 404 स्टेटस कोड। देन अब यहाँ पे अगर हम लाइन नंबर 31 तक आते हैं, यानी कि अब हमारे पास यूज़र तो है, इतना तो गारंटीड है कि अब हमारे पास यूज़र है। तो अगर यूज़र है तो हमें यूज़र का पासवर्ड चाहिए डेटाबेस में जो स्टोर है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर है वो बेसिकली इनक्रिप्टेड है pcrypt का यूज़ करके। तो यहाँ पे ये रहा हमारा डेटाबेस कनेक्ट एंड ये रहा व्हाट्सएप डेटाबेस यूज़र्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पासवर्ड है वो हैश है, मतलब इनक्रिप्टेड है। तो हमें इसे फिर से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा यूजिंग pcrypt। तो यहाँ पे फोर्थ हैश यहाँ पे हमें एक्चुअली डिक्रिप्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली जो हमारा पासवर्ड, मतलब जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है लॉगिन करते टाइम, बस उसे हमें pcrypt डॉट कंपेयर के अंदर, मतलब pcrypt डॉट कंपेयर फंक्शन के पैरामीटर में उसको देना है, और वो ऑटोमेटिकली चेक करके देगा कि दोनों पासवर्ड मैच करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे चेक पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट, तो लेट इज पासवर्ड करेक्ट। हमेशा वेरिएबल का नाम आप ऐसा लिखो जो मतलब वेरिएबल के नाम से कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं, अगर हमारी अपनी आदत है लिखने की, तो बेसिकली हमें कभी भी कोड को देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम लंबे टाइम के बाद देखते हैं या फिर ऐसा कोई भी इशू होता है। तो इसके लिए हम करते हैं अवेट असिंक्रोनसली, इसका हम वो करेंगे pcrypt डॉट हैश, pcrypt डॉट हैश नहीं, pcrypt डॉट कंपेयर, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। आई थिंक सो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, यस ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए अवेट लगा है। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये सबसे पहले रहता है डेटा, मतलब वो पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड नहीं है, यानी कि जो यूज़र ने दिया है, तो वो है पासवर्ड। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो इनक्रिप्टेड पासवर्ड तो डेटाबेस वाला है, तो डेटा डॉट डेटा ज़ीरो, मतलब अरे का 0th एलिमेंट जो कि यूज़र का ऑब्जेक्ट है, डॉट पासवर्ड। अगर आप लोग को डाउट है तो आप ये जो डेटा वाला पार्ट है इसको प्रिंट करके भी देख सकते हो।
तो अगर आप डेटा वाला पार्ट प्रिंट करोगे तो ये एक अरे ही मिलता है सिंपल। तो डेटा जीरो डॉट पासवर्ड, एंड जब हम इसे फ्रंट एंड में चेक करेंगे तो भी शायद हमारी एपीआई में काफ़ी सारी गड़बड़ हो, तो तब का हम तभी देखेंगे और इसे ठीक भी कर लेंगे। तो ये हो गया इस पासवर्ड करेक्ट। अब हमें चेक करना है कि इफ़ इस पासवर्ड करेक्ट इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब पासवर्ड करेक्ट नहीं है सिंपल, तो हम फिर से एक मैसेज सेंड करेंगे और हम बोलेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स फॉर सिक्योरिटी पर्पज। अगर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड पासवर्ड, ऐसा कुछ भी, लेकिन यूज़र को पता नहीं चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब अगर हम लाइन नंबर 39 तक पहुँचते हैं, इसका मतलब कि पासवर्ड करेक्ट है, मतलब यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड दिया, हमने चेक किया क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो यूज़र हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, हमने चेक किया क्या पासवर्ड करेक्ट है। अब हाँ, अगर अब यहाँ पे लाइन नंबर 38 पे अब यही पॉसिबिलिटी है कि पासवर्ड करेक्ट है, तो अगर पासवर्ड करेक्ट है तो हम बेसिकली यहाँ पे बोलेंगे कि रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, उससे पहले स्टेटस हो जाएगा हमारे पास 200 डॉट सेंड सक्सेस ट्रू, और मैसेज हम बोलेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। अभी यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो कि अभी भी हमें करना है वो है एक्सेस टोकन, मतलब JWT टोकन जनरेट करना। एक्सेस टोकन के लिए भी जो कि शॉर्ट लिव्ड होगा, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, एंड देन दूसरा होगा हमारे पास रिफ्रेश टोकन जो कि हमारे पास 7 to 8 डेज या फिर उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट को हमें कितना सिक्योर बनाना है। अगर ऑब्वियसली कोई बैंकिंग की वेबसाइट है या फिर कोई ऐसा जहाँ पे सिक्योरिटी के ग्लिच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे हमें बेसिकली इनका जो टाइम है, जो एक्सपायरी टाइम है, वो हमें कम ही रखना चाहिए। लेकिन हम तो सिंपल सा ऐप बना रहे हैं, सिंपल सी वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम जो एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम है उसे 15 मिनट्स और जो रिफ्रेश टोकन का एक्सपायरी टाइम है उसको 7 डेज रखने वाले हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड इज़ करेक्ट। अब इसके बाद क्योंकि यहीं पे हम बेसिकली यूज़र को लॉगिन करवा रहे हैं, तो यूज़र को लॉगिन करवाने से पहले ही हमें एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को जनरेट करना है और उन्हें कुकीज़ के अंदर सेंड भी करना है। ओके, तो अब हम बेसिकली टोकन्स को जनरेट करने का काम करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा JWT टोकन, तो वो हमारे पास है या नहीं वो हम देख लेते हैं। तो JWT टोकन, यस, जेसन टोकन हमारे पास है, और साथ ही हमें कुकी पार्सर भी चाहिए होगा, ताकि क्योंकि अगर हम कुकी पार्सर का यूज नहीं करते हैं तो फ्रंट एंड से जब भी हमारे सर्वर पे कुकीज़ को सेंड किया जाएगा तो हमारा बैकएंड इसे रीड नहीं कर पाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अगर एक्सप्रेस डॉट सेशन इस बॉडी पार्सर का अगर हम यूज़ नहीं करें तो जो हमारा सर्वर है वो जेसन बॉडी को पार्स नहीं कर पाता। उसी तरह से मैं कुकी पार्सर का यूज नहीं करता हूँ, तो फ्रंट एंड से जो भी कुकीज़ आएंगी हमारा सर्वर उसको नहीं समझ पाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुकीज़ पार्सर को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कुकी पार्सर एंड देन यहाँ पे ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर, और कॉर्स को भी यहीं पे हम देख लेते हैं। तो फ्रंट एंड में हम उसको देख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन तो यही है कि हम कुकी पार्सर को अभी फ़िलहाल के लिए ऐड कर दें। तो हमारे पास कुकी पार्सर आ चुका है, और यहाँ पे अब इसको कर सकते हैं लॉगिन। यहाँ पे हम करते हैं
अब यहाँ पे हम कुकीज़ को जनरेट करते हैं। चेक इफ पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट। इफ पासवर्ड इज करेक्ट generate JWT token and store in keys। तो JWT टोकन जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सबसे पहले एक्सेस टोकन को जनरेट करते हैं। एक्सेस टोकन इज इक्वल टू JWT। तो हमें JSON टोकन को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे JWT को हमें इंपोर्ट नहीं किया चाहिए। इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON टोकन और यहाँ पे JWT डॉट साइन अगर हम साइन मेथड को देखें तो क्या ये प्रॉमिस रिटर्न करता है? नहीं, ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता। मतलब हम इसको ऐसे भी यूज बिना एसिंक अवेट का यूज़ कर सकते हैं। तो JWT डॉट साइन मेथड की अगर हम बात करें तो ये मेथड यूज़ किया जाता है बेसिकली JSON टोकन मतलब JWT टोकन को जनरेट करने के लिए। अगर आप लोग को इसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा JWT टोकन पे और इसके मेथड्स पर भी। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है पेलोड, जो कि एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो पेलोड के अंदर हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, मतलब यूज़र का ID, यूज़र का ईमेल, नेम, बट क्योंकि अगर हम उसी को सिर्फ यूज़र का ID ही दे देते हैं तो उससे तो हम यूज़र की सारी डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर ही लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ यूज़र की ID ही यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम डेटा नहीं से बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूज़र एंड डेटा और कहीं यहाँ पे तो यूज़र। तो यहाँ पे आते हैं ID और यहाँ पे हम दे देंगे यूज़र 0.id _ID। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या देना है, सीक्रेट और प्राइवेट की, जो कि हमने प्रोसेस डॉट मतलब env फाइल के अंदर बना रखी है, process.env। और यहाँ पे env फाइल से ये पाथ कॉपी कर लेगा। एक्सेस सीक्रेट की तो यहाँ पे इस की को देना एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले आता है HTTP ओनली। सजेशंस तो आ नहीं रहे हैं। HTTP ओनली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो यही मिलेगा, हमें यहाँ पे सजेशंस नहीं आ रहे। ये बेसिकली क्या करता है, अगर आप HTTP ओनली थ्रू करते हो तो ये फ्रंट एंड में स्टोर तो होगा, लेकिन यूज़र को दिखेगा नहीं। मतलब कोई भी यूज़र उसको देख नहीं सकता, कोई भी आप इवन जो एडमिन है मतलब कोई भी नहीं देख सकता सिंपल। तो इससे जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट से जो भी अटैक होते हैं जिससे लोग कुकीज़ वगैरह रीड करके फिर अटैक करते हैं, तो उस सबको रुकाया जाता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक इन सब के लिए यूज़फुल है। बट फ़िलहाल मैं तो ऐसा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कुकीज़ को देखना है कि वो एक्चुअली में स्टोर हो भी रहे हैं या नहीं। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं फ़िलहाल के लिए इसे कमेंट करता हूँ। तो इसे कमेंट करते हैं। देन सिक्योर, ये भी एक ऑप्शन होता है। तो सिक्योर किस लिए है? सिक्योर बेसिकली ये करता है कि जब भी आपकी कुकी सेंड की जाएगी, मतलब बेसिकली क्या होता है कि
जब भी आप कोई यूज़र हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है कि उसे लॉगिन करना है, तो वो अपनी कुकीज़ को सेंड करता है और फिर उस कुकी को हमारा सर्वर वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे सिक्योर ट्रू करने का मतलब है कि जब भी कुकी ट्रांसमिट होगी हमारे यूज़र से, मतलब क्लाइंट से सर्वर पे या फिर सर्वर से क्लाइंट पे, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी। तो ये मैं सिक्योर ट्रू कर देता हूँ क्योंकि ये तो मुझे चाहिए। तो सिक्योर ट्रू एंड देन हमारे पास आता है सेम साइट की कई सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो और ये बेसिकली ये चेक करता है कि बेसिकली सेम साइट की हम बात करें तो इसकी 2-3 वैल्यूज होती है, जिसमें सबसे पहला होता है स्ट्रिक्ट। इसका मतलब है कि द कुकी इज नेवर सेंट इन क्रॉस साइट रिक्वेस्ट। तो स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट होता है, लैक्स होता है और नन होता है। इनकी वैल्यूज़ मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने भी नोट्स बना रखे हो, वहीं से समझने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया और सच इन सब का इतना ज़्यादा इस्तेमाल मैं करता भी नहीं हूँ। सेम साइट गलती हो गई, ये सब कुकीज़ के लिए होता है और अभी तो बेसिकली जेसन वेब टोकन जनरेट कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे नहीं आएगा। ये सब कुकीज़ के लिए, ना कि जेसन वेब टोकन के लिए। जेसन वेब टोकन के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें देना है, एक्सपायर्स इन। तो हम इसे बोलेंगे क्योंकि हमारा एक्सेस टोकन है तो 15 मिनट। एंड दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे एल्गोरिदम, हम वो भी दे सकते हैं HS256। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम ये नहीं भी देते हैं तो ऑटोमेटिक कर देते हैं और वो जो भी एल्गोरिदम सेलेक्ट करता है वो अच्छा ही होता है, बट हम बाय डिफ़ॉल्ट ही दे सकते हैं। तो ये हमने जनरेट करके एक्सेस टोकन। एंड सॉरी फॉर कि मैं कुकीज़ का जो काम कर रहा था, जो कुकीज़ में ऑप्शंस देने थे वो मैं यहाँ जेसन वेब टोकन में दे रहा था। ओके, फॉरगेट दैट। अब यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन के लिए बस हमें सीक्रेट की को चेंज करना है एंड इस एक्सेस के यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रिफ्रेश। ठीक है, तो रिफ्रेश टोकन सीक्रेट एक्सपायर्स इन 7 डेज। इसको 7 दिनों तक हमें एक्सपायर नहीं होने देना है। तो हमने एक्सेस टोकन भी जनरेट कर लिया है और हमने रिफ्रेश टोकन भी जनरेट कर लिया है। तो अब बेसिकली हमें इन्हें कुकीज़ में सेंड करना है। लेकिन कुकीज़ में सेंड करने से पहले एक्सेस टोकन तो नहीं, लेकिन जो रिफ्रेश टोकन है उसे हमें डेटाबेस में भी स्टोर करवाना है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक क्वेरी चलाएंगे, स्टोर रिफ्रेश टोकन इन द यूजर्स डेटाबेस। तो इसमें लेट डेटा इज इक्वल्स टू अपडेटेड डेटा। वैसे इसका ऐसे कोई, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं भी हुआ एक बार के लिए चलेगा क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो है नहीं, वी आर जस्ट अपडेटिंग द यूज़र। तो अवेट यूज़र मॉडल डॉट अपडेट, यूज़र मॉडल डॉट अपडेट फॉर अपडेट 1, जिसका ईमेल इस ईमेल से मैच करता हूँ। तो इसको अपडेट करना है कि $set। $set कमांड क्या करता है कि जैसे अब यहाँ पे मैं जो भी फील्ड देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिफ्रेश टोकन ये फील्ड दिया है, रिफ्रेश टोकन। तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो इसकी वैल्यू को डेटाबेस में जाकर सेट कर देगा, नथिंग एल्स। रिफ्रेश टोकन, यहाँ पे मैं रिफ्रेश टोकन को डेटाबेस में अपडेट
कर दिया है इस डेटा, यानी कि अब डेटा कब आएगा, जब बेसिकली यूज़र अपडेट हो जाएगा। तो यूज़र अपडेट हो चुका है और अपडेट होने का डेटा हमारे पास आ चुका है। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, इस एक्सेस टोकन को और इस रिफ्रेश टोकन को हमें कुकीज़ में स्टोर करना है। तो इसलिए अब इन कुकीज़ को हमें रिस्पॉन्स में भेजना है, ना कि रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुकीज़ रिक्वेस्ट में भी होती हैं और रिस्पॉन्स में भी होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सर्वर से भेज रहे हैं, मतलब सर्वर से हम कुकीज़ सेंड करना चाहते हैं जो भी क्लाइंट है उसके ब्राउज़र पे। अब यहाँ पे मैं पूरा का पूरा फ्लो बताता हूँ। बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले यूज़र लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड हमें मतलब सर्वर पे सेंड करेगा। सर्वर उस ईमेल को पूरी तरह से वेरीफाई करेगा कि क्या ये ईमेल पहले से हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो एक एरर रेज कर देगा। अगर कोई यूज़र है हमारे डेटाबेस में तो पासवर्ड वगैरह चेक करने के बाद सबसे पहले एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट किया। रिफ्रेश टोकन को डेटाबेस में स्टोर किया ताकि कल को उस रिफ्रेश टोकन की हेल्प से हम एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करने वाले हैं। तो इसलिए रिफ्रेश टोकन को डेटाबेस में स्टोर करना इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमें ये जो भी एक्सेस टोकन है और जो भी रिफ्रेश टोकन है, इसे जो क्लाइंट है मतलब जो यूज़र लॉगिन करना चाहता है उसके ब्राउज़र में हमें स्टोर करवाना है। तो इसलिए हमें इसे रिस्पॉन्स में सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करता है, सर्वर कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो क्लाइंट से जब भी हम कुकीज़ को हमें सेंड करना पड़ेगा तो हम वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ की हेल्प से करेंगे। और यहाँ पे सर्वर जब कुकीज़ को सेंड करेगा तो वो रिस्पॉन्स में करेगा, रिस्पॉन्स की हेल्प में। तो रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है कुकी, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी के अंदर सबसे पहले नेम, मतलब उस कुकीज़ का नेम क्या देने वाले हैं। तो नेम देंगे हम एक्सेस टोकन, एंड देन यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू हो जाएगी एक्सेस टोकन। एंड यहाँ पे अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, मैक्स एज, साइंड, पाथ, ये सारे ऑप्शन हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आई थिंक सो। एक्सपायर, तो हमें इसे एक्सपायर करना है 15 मिनट में, क्योंकि एक्सेस टोकन है। और भी अगर ऑप्शन की बात करें तो सिक्योर टू करना है, और बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। फिलहाल कि मैं सिर्फ इन दो कॉन्फ़िगरेशंस का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सेस टोकन को कुकीज़ में सेंड किया, देन रिफ्रेश टोकन को, रिफ्रेश टोकन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रिफ्रेश टोकन। एंड इसको हम एक्सपायर करेंगे 7 डेज़ में, मतलब इस 7 दिनों तक डेटाबेस में भी रहेगा। डेटाबेस में तो मतलब परमानेंट रहेगा, डेटाबेस में 7 दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि डेटाबेस में ऐसा कोई टाइमर नहीं होता JWT टोकन के लिए। हालांकि डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ब्राउज़र में रिफ्रेश टोकन 7 डेज़ तक रहेगा। तो हमने कुकीज़ को सेंड भी कर दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टोर रिफ्रेश टोकन, एंड देन सेंड कुकी और स्टोर सेंड कुकी फ्रॉम सर्वर in the response and store in the client browser। तो अब हमारा जो लॉगिन का API है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दैट्स इट। वन थिंग, यहाँ पे जो एक्सपायरी है वो हम इस तरह से, हमें ये मिली सेकेंड्स में देना पड़ेगा। अगर हम इस पर अगर इस पर होवर करते हैं तो एक्सपायरी डेट ऑफ कुकीज़ इन GMT इफ़ नॉट स्पेसिफाइड क्रिएट अ सेशन कुकी एक्सपायर्स एंड मैक्स एज। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पे एक एक्सपायर भी है और यहाँ पे मैक्स एज भी है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसके लिए। ये सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
max age and expires in response.cookie. ओके, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, मैक्स एज एंड एक्सपायर्स। दोनों में बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि जो ये एक्सपायर्स हैं वो हमें एग्जैक्टली डेट फॉर्मेट में देना पड़ेगा, जैसे 20 ट्यूसडे 26 में 2026 ऐसा करके, मतलब एग्जैक्ट जो टाइमिंग होता है जैसा कि हमें दिखता है नॉर्मली, हमें उस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। फिलहाल के मैक्स एज कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैक्स एज में हमें मिली सेकेंड्स में देना पड़ता है। तो मैक्स एज हम देते हैं 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 मिनट्स के लिए। ये क्या हमारे पास 15 मिनट्स के लिए, देन इसको हमें करना है 7 डेज़ के लिए। तो मैक्स एज 7 डेज़ के लिए हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 day इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 day इक्वल्स टू 24 आवर्स एंड 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 minute इक्वल्स टू 1000 मिलीसेकेंड। एक और 60 आएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड और एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड। सिंपल। तो बस कुकीज़ को हमने जनरेट करवा दिया और लॉगिन सक्सेसफुल। और यहाँ पे हम एक्सेस टोकन को भेज भी सकते हैं, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन भी हम चाहें तो सेंड कर सकते हैं। तो इसे हम चेक कर सकते हैं, इसे हम थंडर क्लाइंट पे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल यहीं पे चेक करते हैं, कंट्रोलर में हम बाद में कंट्रोलर यूज़र कंट्रोल के अंदर हम बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। तो यूज़र यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे पोस्ट ईमेल पासवर्ड कैन नॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन, लोकल 4500 की सर्वर ऑन नहीं है, तो ls cd सर्वर cd ऑथ सर्विस नोट मोड। तो यहाँ पे एक एरर है और वो एरर है रेट यूज़र मोड डॉट अपडेट 1 ईमेल। ओके, ये वेरिफिकेशन कोड का इशू है। यूज़र कंट्रोलर वेरीफाई OTP, इशू तो यहीं पे आ रहा है। तो हम इसका रिजल्ट बदलना, क्योंकि ऊपर भी हमने सेम ही वेरिएबल का यूज़ किया है। तो रिजल्ट, तो रिजल्ट सिंपल, अब एरर चले जाना चाहिए, अभी भी एरर है। द रिक्वेस्टेड मॉडल डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम वेरीफाई OTP। तो वो इशू यूज़र रूट से आ रहा होगा। ये वाली चीज़, तो अभी हमारा सर्वर चल रहा है एट पोर्ट 4500। अब हम इस API को टेस्ट करते हैं। तो कैन नॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन ये तो है। HTTP फॉर्मेट ऑल्सो लोकल 4500 स्लैश लॉगिन इंडेक्स.js
अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे इशू हो क्या रहा है। ईमेल और पासवर्ड फॉरवर्डिंग में से सेंड कर रहा हूँ बात एक बार कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। अभी भी वही इशू आ रहा है। इसको किसी और URL में ट्राई करता हूँ। कैनॉट पोस्ट लेस लॉगिन, ऐसा क्या इशू है? यूज़र रूट के अंदर हमने कर रखा है, लेकिन वो तो यूज़र/यूज़र/ लॉगिन होगा ना, और यहाँ पे जो है वो तो /लॉगिन ही होगा। क्या मतलब इसको बदल के देखते हैं। आई थिंक इससे कुछ इशू तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो यही इशू है, तो इसको ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नथिंग, कुछ आया ही नहीं। तो यहाँ ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। सक्सेसफुल, ऐसा मैसेज तो हमने कहीं पे नहीं दिया यहाँ पे। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो भाई लोग, अभी पता चल गया कि इशू क्यों हो रहा है। एक्चुअली मैंने अपने पुराने प्रोजेक्ट को भी बेसिकली स्टार्ट कर रखा था, क्योंकि सेम ही पोर्ट पे चल रहा है, तो इसके लिए मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे। लेकिन अभी मैंने इसको बंद कर दिया कम्प्लीटली, और हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। इसको लॉगिन ही रहने देते हैं, अभी कोई इशू नहीं आएगा। लॉगिन सेंड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कहाँ से आ रहा है यहाँ पर, मतलब ऐसा यूज़र एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में। देखते हैं, ऐसा यूज़र हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हम सही पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड तो एग्जैक्टली याद नहीं है। एक काम करते हैं, हम फिर से एक नया यूज़र ही क्रिएट करते हैं। अब इससे बेसिकली हमारी सारी APIs भी टेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यूज़र के अंदर साइन अप, ईमेल, पासवर्ड, बायो, फ़ोन नंबर, बट यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यह ओपन करना पड़ेगा पोस्टमैन। तो हियर इट इज़, यहाँ पे यूज़र साइन अप और बॉडी में सारी चीज़ें है भी। तो यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट करना है, या फिर इस यूज़र को हम डिलीट करते हैं और इसी यूज़र को फिर से क्रिएट करते हैं। डिलीट किया, इसको क्रिएट करते हैं, सेंड इंटरनेट सर्वर एरर इन साइन अप। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या इशू है। तो ईमेल सेंड नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेट डिसकनेक्टेड है। तो मैं फटाफट इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, स्पेशली डेवलपमेंट टाइम, कि अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो ईमेल सेंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम ईमेल अब फिर से ट्राई करते हैं साइन अप करने का। तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो बेसिकली
यूज़र क्रिएट तो नहीं हुआ, मतलब ईमेल तो नहीं आया बट यूज़र क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे हम फिर से ट्राई करते हैं। यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में भी यूज़र आ भी गया होगा। तो सबसे पहले हम वेरीफाई ओटीपी का काम कर लेते हैं, मतलब वेरीफाई ओटीपी की एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो वेरीफाई ओटीपी, और अब हमें बेसिकली जेसन बॉडी का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा ईमेल। अभी हम फिलहाल के कुछ भी दे देते हैं क्योंकि टेस्ट करना है, और ओटीपी भी हमने कुछ भी दे दिया, कोई भी रॉ वैल्यू। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। कैन नॉट पोस्ट यूज़र/वेरीफाई ओटीपी के साथ हमें रूट कुछ अलग लिखा हुआ। वेरीफाई ओटीपी, ये रहा रूट। तो इस रूट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। यूज़र नॉट फाउंड, ऐसा यूज़र नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद एक्चुअल यूज़र जो है उसी को ट्राई करते हैं। यूज़र नॉट फाउंड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी pras@gmail.com, शबी प्रास, ईमेल तो सही है। तो यूज़र नॉट फाउंड अच्छा ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। जीमेल इनवैलिड ओटीपी, इनवैलिड ओटीपी में यहाँ पे करेक्ट ओटीपी देता है जो कि 936। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और अब अगर हम सेंड करते हैं वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो वेरीफाइड है। यहाँ पे अगर हम यूज़र को अपडेट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वेरीफाइड ट्रू हो गया है। वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी नल और वेरिफिकेशन कोड एम्प्टी, अपडेट हो गया। अब यहाँ पे हम सीधा लॉगिन करते हैं। लॉगिन, तो ईमेल दिया लेकिन पासवर्ड नहीं दिया। तो एक्सपेक्टेड है कि मैसेज आना चाहिए कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो एक्चुअली में लॉगिन हमने अपने कंट्रोल को भी यूज़र कंट्रोल के अंदर तो ऐड किया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली इस वाले रूट पे हमें एपीआई को कॉल करना है, और ये वाला रूट इंडेक्स में है ना कि यूज़र कंट्रोलर के अंदर। मतलब इस रूट पे नहीं, हमें इस वाले रूट पे बेसिकली एपीआई को कॉल करना है। तो करते हैं, तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड अगर मैं कुछ भी गलत देता हूँ तो हम देखते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। और अगर मुझे सही पासवर्ड जानना है तो मुझे मिलेगा फॉर्म डेटा में, और पासवर्ड है ये। इसको किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट, और फिर से सेंड करते हैं। तो लॉगिन सक्सेसफुल, एक्सेस टोकन जनरेट हो गया है, रजिस्टर टोकन जनरेट हो गया है, और सबसे परफेक्ट बात यह है कि ये दोनों कीज़ में भी स्टोर हो चुके हैं। तो ये कब एक्सपायर होने वाला है ये देख सकते हैं हम लोग 15 मिनट्स यानी कि 26 मई, मतलब आज की डेट में एक्सपायर होगा। और ये 1 वीक बाद यानी कि 2 जून, तो 2 जून के आसपास तक ये भी एक्सपायर हो जाएगा। तो हमारी सारी एपीआईज़ काम कर रही हैं अभी तक परफेक्ट तरीके से। तो हमने अभी तक लॉगिन एपीआई बनाया, साइन अप एपीआई बनाया, यूज़र को वेरीफाई करवा रहे हैं। अब हम ये जो कंट्रोलर है यहाँ से उठाते हैं और इसे हमारे एक्चुअल कंट्रोलर में पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सारी चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं कि नहीं। तो यूज़र मॉडल तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ही, यूज़र मॉडल, देन pcrypt, तो हमें pcrypt भी चाहिए होगा जो कि है, देन हमें चाहिए होगा जेसन वेब टोकन। तो import JWT from
जेसन वेब टोकन, तो वो हमें चाहिए होगा। एंड रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ pkit JWT यूज़र मॉडल, ये तो हमें रिस्पॉन्स के अंदर ही मिल जा रहा है, तो इसके लिए कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट। बस यहाँ पे हमें एरर इन लॉगिन एंड यहाँ से ये मैसेज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, हमारी API काम कर रही है। और अगर हम यहाँ पे स्लैश लॉगिन करके /user/login करते हैं तो ये भी काम करना चाहिए, कर भी रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी का काम करेंगे कल। सो थैंक यू।